Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in our last lecture, we were studying principles of effective writing. How to become an effective writer, the principles of this thing we were studying in our previous lecture. We studied few principles and the remaining principle we will study in this lecture. The next principle is use short sentences. Means that when you will write any piece of writing, you have to use short sentences rather than long sentences, because in long sentences there is uh, more probability to make a mistake, whereas in short sentences there is less probability to make mistakes, and the short sentences are easy to understand as compared to long sentences. Therefore, every one of you who is going to be a good effective writer, he should use short sentences rather than long sentences. And the next heading is be precise and accurate. Means that you should write to the point. You should not discuss the irrelevant thing. You should only discuss the relevant thing, and you should be more comprehensive. Your writing should be understandable, and you should not discuss utterly irrelevant or uh, unclear ideas. So he says that words like large, small, as soon as possible, they people, teamwork, and customer focus are vague and imprecise. तो कहता कि इस तरह के अल्फाज वेग हैं, इनका मफहूम प्रिसाइज नहीं है. ऐसे लफ्ज़ यूज़ करें जिनका मफहूम प्रिसाइज हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इस रिपोर्ट को कब तैयार कर देंगे, एज सुन एज पॉसिबल आपने उसका जवाब दे दिया, तो वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको उसका जवाब एक्यूरेट देना होता है 5 दिन में, 10 दिन में, कितने दिनों में. इसी तरह कह दिया कि ये रिपोर्ट जो है लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो वहाँ पर भी आपको बताना होता है कि रिपोर्ट इतने पेजेस पर मुश्तमिल है, ये इतने वर्ड्स पर मुश्तमिल है. एक्यूरेट रहें हर मामले में, प्रिसाइज रहें. यहाँ पर ये बात कही गई है. यूज़ कॉमाज अप्रोप्रिएटली. जहाँ कॉमा आता है वहाँ कॉमा यूज़ कीजिए. कॉमा ना यूज़ करना मफहूम को मुश्किल बना देता है समझने के लिए. समझने वाले को बहुत मुश्किल हो जाती है और वो उसको समझ नहीं पाता, उसकी ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं कर पाता. तावक्ते के उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ मिस्टेक है और यहाँ कॉमा आना चाहिए था, फिर वो उसका इजीली ट्रांसलेशन उसकी कर सकता है. तो इस तरह कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कॉमा आना हो. लिखता है कि यूज़ करेक्ट वर्ड्स. तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि करेक्ट वर्ड ही यूज़ करने चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है रॉन्ग वर्ड यूज़ करें. हेयर आर सेवरल वर्ड्स दैट काज कन्फ्यूजन. यू आर इज़ अ कंट्रैक्शन ऑफ यू आर. Your means possession, such as your coat. तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो शुरू में कॉमा के साथ जो दिया हुआ है, जहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्शन बनाया हुआ है इसको एपोस्ट्रॉफी के साथ, तो यहाँ पर
यू आर था जो कि AR का ए उसने ख़त्म कर दिया और RE को यू के साथ मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसने और उसमें अपॉस्ट्रॉफी ऐड कर दी। ये चीज़ जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई एक अल्फ़ाबेट या एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट यहाँ पर मिस हैं। तो ये यू आर था, यूअर नहीं था। यूअर डिफरेंट चीज़ है। इट्स इज़ ए कॉन्ट्रैक्शन फॉर इट इज़। ये शुरू में ये भी कॉन्ट्रैक्शन है। किसका कॉन्ट्रैक्शन है? ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। इट्स इंडिकेट्स पोजेशन, जबकि इट्स जो है जो बग़ैर कॉमा के अपॉस्ट्रॉफी के आता है वो जाहिर करता है पोजेशन को। ये इट्स है, इट्स पढ़ते हैं इसको। तो इस तरह इट्स जो है वो पोजेशन को जाहिर करता है। देयर मीन्स पोजेशन, ओनरशिप, देयर हाउस लाइक, और देयर मीन्स लोकेशन, जबकि ये देयर लोकेशन को जाहिर करता है। तो यहाँ पर तो उसने एक लैंग्वेज के एतबार से हमें बता दिया कि इस तरीके से मिस्टेक नहीं करनी। देयर इज़ ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर। ये 3 वर्ड्स यहाँ पर उसने बता दिए हमें। अवॉइड रिडंडेंसीज। रिडंडेंसीज ये इसका मतलब है रेपिटेशन। इट इज़ ए रिडंडेंसी to use multiple words that mean or say the same thing. For example, consider the following. मिसाल के तौर पर नीचे दिए गए एग्जाम्पल जो है उसको कंसीडर कीजिए। redundant, my personal beliefs are personal, so just state my beliefs. तो इस तरह अब ये बात में बार बार पर्सनल बिलीफ उसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है। ऐसा इससे अवॉइड करना है। आई डिसाइडेड टू पॉइंट द मशीन ग्रे इन कलर। ग्रे इज ए कलर, सो जस्ट स्टेट आई डिसाइडेड टू पेंट द मशीन ग्रे। अब देखें वही बात दोबारा फिर यहाँ पर रिपीट कर दी। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना है। नेक्स्ट है नंबर्स। व्हेन यूजिंग नंबर्स इन द बॉडी ऑफ योर पेपर, स्पेल आउट नंबर 1 through 9 सच एज 3 men decided। कहते जब आप अपने पेपर में नंबर्स को यूज़ करें और वहाँ पर 1 से लेकर 9 तक नंबर आ रहे हों तो आप उनको स्पेलिंग की फॉर्म में लिखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 to 9। When using numbers 10 or above, it is proper to write the number, such as the report indicated 68 customers। तो इस तरह जब आप 10 या 10 से ज़्यादा जब आप नंबर इंक्लूड करेंगे अपनी राइटिंग में तो उनको फिगर्स की फॉर्म में लिखिए, स्पेलिंग की फॉर्म में ना लिखिए। हैव ए कंक्लूजन दीजिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि जब आपकी डॉक्यूमेंट एंड हो जाए, असाइनमेंट एंड हो जाए आपकी, तो आखिर में कंक्लूजन लाजमी देना है। और इसके साथ साथ हर पैराग्राफ के एंड में भी कंक्लूड कीजिए जहाँ पॉसिबल हो। और नेक्स्ट है एडिट योर वर्क। अब देखें अब ये नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है एडिटिंग का। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसके 3 मराहिल होते हैं। एक तो प्रिपरेशन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपरेशन है, और दूसरा राइटिंग है, और लास्ट में एडिटिंग है। तो पहले हमने कुछ प्रिंसिपल्स प्रिपरेशन से रेलेवेंट पढ़े, फिर राइटिंग से रेलेवेंट पढ़े, और अब हम एडिटिंग से मुतल्लिका जो रूल्स हैं
वो पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा रूल था, यहाँ पर है एडिटिंग में कि अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कीजिए, जितना मुमकिन हो सके उसको एडिट कीजिए, जहाँ गलतियाँ मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव कीजिए। तो क्योंकि गलतियाँ मिस्टेक्स तो हर डॉक्यूमेंट में होती ही हैं और ये फिर दोबारा रिवीजन से पढ़ने से पता चलती हैं। तो लिखता है रीड व्हाट यू हैव रिटन सेवरल टाइम्स, मुतअद्दिद बार पढ़िए जो आपने लिखा है। ऑन योर फर्स्ट रीड फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, shorten long sentences, cross out unnecessary words and phrases, recognize material as needed, reorganize material as needed। यहाँ पर लिखता है कि पहली रीडिंग में आप अपने सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को पर फोकस कीजिए, सेंटेंस की ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस कीजिए, कैसे आपने उसको डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज किया है उस पर फोकस कीजिए पहली रीडिंग में। अपने लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट कीजिए, उसमें अननेसेसरी वर्ड्स या फ्रेजेस को ख़त्म कीजिए और इसके साथ साथ जहाँ पॉसिबल हो तो अपने मटेरियल को रीऑर्गेनाइज भी कीजिए, मतलब जहाँ ज़रूरत हो। रीड इट अगेन एंड मेक श्योर कॉमास आर यूज्ड अप्रोप्रिएटली एंड दैट देयर इज़ पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। कहता है कि दोबारा देखिए, पढ़िए, दोबारा पढ़ते वक्त अपने कॉमास को, पंक्चुएशन मार्क्स को आपने देखना है गौर से कि वो प्रॉपर जगह पर लगे हुए हैं या नहीं। अगर नहीं तो उनको वहाँ पर लगाइए। रीड इट अ थर्ड टाइम एंड फोकस ऑन वर्ड चॉइस। तीसरी बार पढ़िए और अब वर्ड चॉइस पर फोकस रखना है कि आपने जो वर्ड यूज़ किए हैं, आया ये आपके वर्ड्स आपके आइडिया को कन्वे करते हैं या नहीं करते, तो उन पर फोकस कीजिए। अगर नहीं करते तो अपने वर्ड्स रिप्लेस कीजिए। नेक्स्ट है रीड यू हैव व्हाट यू हैव रिटन अलाउड टू योर सेल्फ आर टू योर फ्रेंड टू सी इफ ही आर शी एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड इम्प्रूव इट इन एनी वे। कहता है कि ऊंचा पढ़िए, खुद को सुनाइए या अपने किसी दोस्त को सुनाइए और देखिए कि आया उसे या आपको कुछ समझ आती है या नहीं आती, तो उसी हिसाब से आप इसको इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरह ये उसने एडिटिंग में 4 उसने बताए हैं हमें कि 4 बार उसको पढ़िए। इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ेंगे आपको फिर उसमें मज़ीद अपनी मिस्टेक्स नज़र आएंगी और उनको ख़त्म कीजिए। गेट हेल्प, यहाँ पर लिखता है कि आप मिस्टेक्स ख़त्म करने के लिए दूसरों से भी हेल्प ले सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन देन गो टू दोज वेबसाइट्स एंड गेट हेल्प। तो वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में इसने यहाँ पर हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट है समरी। ये इस पूरी बात की यहाँ पर इसने समरी दी हुई है, इस डॉक्यूमेंट की समरी आ गई है कि यू डोंट हैव टू बी ए ग्रेट राइटर टू बी सक्सेसफुल मैनेजर लीडर, however you must be able to clearly and succinctly explain your thought and ideas in writing। कहता है कि आप उस वक़्त तक एक ग्रेट मैनेजर या लीडर नहीं बन सकते जब तक कि आप ग्रेट राइटर ना हो। और ग्रेट राइटर होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को क्लियरली, वाज़े अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में, बग़ैर किसी कंफ्यूजन के अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के काबिल हों। स्ट्राइव टू बी सिंपल, क्लियर एंड ब्रीफ। वाज़े रहिए, सादा रहिए और ब्रीफ रहिए। मतलब अपने डिस्कशन को मुख्तसर कीजिए, वाज़े रखिए और सादा रखिए। लाइक एनी स्किल, गुड राइटिंग
रिक्वायर्स प्रैक्टिस, फीडबैक एंड ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट। किसी भी दूसरी स्किल की तरह गुड राइटिंग भी जो है वो डिमांड करती है बेहतर होने के लिए कि उसमें बार बार प्रैक्टिस की जाए और बार बार फीडबैक हो, और फिर फीडबैक के साथ आप उन चीज़ों में फीडबैक जो आएगा, जो आपकी फॉल्ट्स होंगे आप उनको दूर करेंगे, तो इस तरह इम्प्रूवमेंट आएगी बार बार की इम्प्रूवमेंट से, फिर आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये डॉक्यूमेंट जो था ये कंप्लीट हुआ, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आया होगा ये हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।